ये थे, समझा नहीं। ओ सर पहले एक सिंगल स्लाइड पे एक क्वेश्चन था, फिर बाद में इतने सारे क्वेश्चंस थे टॉपिक वाइज। अच्छा, मैंने जो तुमको अलग से ग्रुप पे भी लिखा था वो क्या? वो जो डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भेजा था। कि कौन कौन से क्वेश्चन करने इंडिविजुअली वो? नहीं सर, वो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप वैसा वाला भेज देना। ओके, तो आप लोग है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक बार पूछ लिया करो। अगर आपको कंफ्यूजन हो ना कि क्या करें कहाँ से करें, तो पूछ लिया करो एक बार कि सर यहाँ बता दो एक बार कहाँ से करें। ठीक है, वो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा सारे मॉड्यूल्स, और डीपीपी जिसकी भी है वो वाली। ठीक है, तो अभी हमको फोकस जो करना है वो ऑप्टिक्स पे नहीं करना है। ऑप्टिक्स की हमें क्लास लगानी है और जो भी होमवर्क हमें मिलता है उसको कंप्लीट करना है, सिंपल। लेकिन फोकस हमारा जो मेन रहेगा, फिजिक्स की बात करो तो वो रहेगा ईएमआई पे। एक तो एक 11th क्लास के जो भी टॉपिक चल रहे हैं उन पे। तो ईएमआई का आपका टेस्ट होने वाला है, तो इसको डिवाइड करना सीखो ना, फोकस को डिवाइड करना सीखो। पहला फोकस हो गया ईएमआई, दूसरा फोकस हो गया तुम्हारा ये 11th वाले टॉपिक जो चल रहे हैं, और फिर उसके बाद ऑप्टिक्स। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या है कि आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, कितना टाइम ज्यादा आपने दे दिया उसको ईएमआई को, फिर जो टाइम बचा उसको आपने 11th कर लिया, और फिर थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आपने ऑप्टिक्स क्या कर ली, वो कर लिया, क्वेश्चन कर लिए। कुछ ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है ऑप्टिक्स तो, अभी मैं ज्यादा दूंगा भी नहीं, बिल्कुल स्लो स्लो चलाएंगे ऑप्टिक्स को, है ना, ताकि तुम लोगों को बर्डन नहीं हो ज्यादा, बिल्कुल आराम से चलाएंगे। तो आज की क्लास में भी हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ेंगे, है ना, जो बिल्कुल इनिशियल चीजें होती है, ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाए एक बार फंडामेंटल्स का, बेसिक्स का सारा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले जरूरी है कि आप बेसिक्स कर लो अपने। करें, स्टार्ट करें क्लास को, क्या बोलते हो? मुझे लगता नहीं है और बच्चे आएंगे, आई गेस स्टार्ट कर देना चाहिए। यस सर। ठीक है, 18 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, आई गेस 16 18 इनफ है। सही में इंडिपेंडेंस डे मनाने गए लगता है बच्चे। ठीक है भाई, इंडिपेंडेंस डे कल मनाते हैं, फिलहाल तो पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। तो आज हम रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपका अगला चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दो दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके। पहले हम रे ऑप्टिक्स करेंगे, बाद में हम वेव ऑप्टिक्स करेंगे। दोनों से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। रे ऑप्टिक्स में थोड़ा फायदा तुमको ये मिल जाएगा कि तुमने पहले से पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, 10th क्लास में भी पढ़ा था, यस है ना, तो थोड़ा आइडिया है तुम्हें रे ऑप्टिक्स का। लेकिन वेव ऑप्टिक्स तुम्हारे लिए नई चीज होगी, तो वो हम थोड़ा अच्छे से समझाएंगे, इलेबोरेट करेंगे, बिल्कुल आपको बेसिक्स से समझाएंगे। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स का आज फंडामेंटल लेक्चर है, स्टार्ट करते हैं भाई। इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आज। ऑप्टिक्स जो ब्रांच होती है बच्चों, वो किस चीज की होती है, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी? लाइट की। लाइट और उसके फिनोमेनास की स्टडी करते हैं, इसके जो भी फिनोमेनास है उसको हम स्टडी करते हैं, उसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं इस ब्रांच को, है ना। तो इन कहाँ कहाँ देखने को मिलती है हमें जब हम ऑप्टिक्स पढ़ने जाते हैं, तो हमको ऑप्टिक्स या फिर लाइट की जो फिनोमिनाज है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम स्पून अगर ले लें, तो स्पून को अगर हम देखें अपनी उसमें इमेज देखें, तो हम देखेंगे कि हमारी इमेज उसमें दिखती है पहली बात तो उसका क्यों, क्या रीजन है? रीजन क्या है? लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना, रिफ्लेक्शन रीजन है उसका। तो हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन भी दो तरीके से हो रहा है। एक तो जब हम उसको सीधा पकड़ते हैं तो हम उल्टे दिखते हैं, है ना, और जब उल्टा पकड़ते हैं तो हम सीधे दिखते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? सर लाइट के बेंडिंग के कारण। अरे वो तो ठीक है, लेकिन क्यों? इस ऐसे ही क्यों हो रही है बैंड? तो आपको दिख रहा होगा ये शेप जो है, एक तो कॉनकेव शेप है, एक कॉन्वेक्स शेप है। यस यस कॉनकेव सर। और कॉन्वेक्स में हमने पढ़ा था कि एक तो इन्वर्टेड इमेज बनती है, कैसी यस बनती है? एक इन्वर्टेड इमेज बनती है, और एक तरफ इरेक्ट इमेज बनती है, एक मिरर से। तो भाई लेंस हो मिरर हो, सब में हम क्या देखते हैं कि अलग अलग तरह की इमेज बनती है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस अलग अलग है, राइट। तो वो जो फिनोमेना है यहाँ पे, वो कौन सा है भाई?
रिफ्लेक्शन। है ना। रिफ्लेक्शन, लाइट का जो फिनोमेना हम यहाँ पे समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो है रिफ्लेक्शन। अच्छा, सेकंड वाला कौन सा फिनोमेना है? रिफ्रैक्शन। ये कौन सा फिनोमेना है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है भाई? बताइए। सर वो जब लाइट है वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है ना, तो अगर वो रेयरर से डेंसर जाए तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है, अगर डेंसर से रेयरर में जाए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, रिफ्लेक्शन में हम क्या बात कर रहे थे? बाउंसिंग बैक की बात कर रहे थे कि भाई जिधर से लाइट आई उधर ही बाउंस बैक कर गई, है ना। लेकिन रिफ्लेक्शन में हम क्या बात करते हैं कि एक लाइट जो होती है वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या करती है, उसका कुछ ना कुछ डेविएशन हो जाता है ना। तो डिपेंड करेगा किस चीज पे कि कौन सा मीडियम है ना। कुछ ना कुछ डेविएशन हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई? बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट। है ना। कब? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है। जैसे कि एक पेंसिल को जब हम ग्लास के उसमें क्या बोलते हैं, ग्लास में, जब पानी के ग्लास में अगर हम डिप करते हैं, डुबाते हैं, तो हम देखते हैं कि ऊपर से जब हमें दिख रही है, बाहर से जब वो दिख रही है, तो उसका कुछ ओरिजिनल साइज तो ऐसा आना चाहिए ना, यहाँ पे आना चाहिए ओरिजिनल साइज थोड़ी। लेकिन ये क्या, थोड़ी बेंड हो जाती है ना। अगर ये इस जगह पे होती, तो अगर ओरिजिनल ये होती तो यहाँ पे होनी चाहिए थी ये, लेकिन ये यहाँ पे नहीं है, ये बेंड हो गई है थोड़ी, है ना। ये बेंडिंग का रीजन क्या है? लाइट का रिफ्लेक्शन। ये हमें दिख रही है, एक्चुअली एक्चुअली थोड़ी बेंड हुई है, एक्चुअली थोड़ी बेंड हुई है ये। क्या ये ऐसी ही है क्या ग्लास के अंदर? नो सर। नो मैम। ये तो बेंड हुई है, लाइट लाइट बेंड हुई है, इसलिए हमें ऐसा दिख रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि पेंसिल यहाँ से, क्योंकि यहाँ की जगह लाइट रेस कहाँ से आ रही है? इस जगह से, है ना। जो इस पॉइंट से आनी चाहिए थी, सपोज करो तुम्हारी आई यहाँ पे है, तो जो लाइट रे इस जगह से आनी चाहिए थी, वो अब कहाँ से आ रही है? इस जगह से आ रही है, इस जगह से आ रही है, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है? ये पेंसिल का साइज है, वो पेंसिल का जो जो शेप है वो डिफरेंट लग रहा है आपको, है ना, बेंड लग रहा है, थोड़ा बेंट लग रहा है, बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। कहीं और भी जगह हम देखते हैं ऑप्टिक्स के यूजेस क्या है भाई, यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है बताइए, क्या बोलते हैं इसको? ट्विंकलिंग। इसको बोलते हैं बाइनोक्यूलर्स। यस। ये क्या है? ये क्या है? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप। टेलीस्कोप यूज किया है कभी किसी ने? बहुत दूर का आप देख सकते हो, बहुत डिस्टेंस। अगर यूज नहीं किया है कभी तो जब मौका मिले तो देखना कि टेलीस्कोप जो होता है बहुत दूर से आपको लाइट कैप्चर करता है बेसिकली, है ना। लाइट को एसिमुलेट करता है और फिर आपको वो छोटे से आईपीस के थ्रू आपको इमेज दिखा देता है, राइट। तो भाई क्या यूज होता है इसमें, क्या लगता है? वो सर जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्लोज करके दिखाता है। नहीं नहीं, क्या यूज क्या हो रहा है इसमें, मतलब किस चीज का यूज हो रहा है इसमें? लेंस का। सर लेंस। हाँ लेंस, कन्वेक्स लेंस। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस। क्या यूज हो रहा है इसमें? कन्वेक्स। कॉन्वेक्स। दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वैसे तो, इस यस सर। लेंसेज लिख देते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं भाई इसमें। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कैसा दिखता है पहले तो ये बताओ, ऐसा कुछ दिखता है क्या? यस सर। है ना, ऐसा कुछ दिखता है। तो लाइट जो होती है वो बेंड होके ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो भाई क्या करेगा ये, बहुत दूर से इन्फिनिटी से जो रेज आ रही है, इन्फिनिटी से तो आ रही है ये, यस सर। यस सर। यहाँ से इन्फिनिटी तो है ये, इन्फिनिटी तो है ये जो आ रहा है, यहाँ से पैरेलल रेज आ रही होंगी कुछ यस सर। लाइट रे, तो उसको करेगा कैप्चर और एक जगह पे क्या कर देगा? फोकस कर देगा, कंसंट्रेट कर देगा, है ना। तो जब लाइट रेस को ऐसे एक जगह पे ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, तो आप देख पाओगे भाई दूर पे क्या है, पास समझ में आ रही है। तो बहुत दूर से लाइट रे को कन्वर्ज कर सकता है ये कन्वेक्स लेंस। तो ये टेलीस्कोप में हम लेंसेज यूज कर रहे हैं, बाइनोकुलर्स में भी, राइट। तो ये फिनोमेना ऐसे देखे जाते हैं बेसिकली। आगे चलते हैं, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में तो क्या हम मतलब बेसिकली रे ऑप्टिक्स में देखेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, लेंसेज पढ़ेंगे बहुत सारे,
ठीक है, प्रिज्म वगैरह भी देख लेंगे थोड़ा, और एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अलग से चैप्टर है, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो भाई प्री रिक्विजिट्स तो क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि होती क्या है लाइट, या कैसे हम इसको पोर्ट्रेट करते हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ जो करी जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। रे ऑप्टिक्स जो है वो ब्रांच इसी चीज की है, द फिनोमेना दैट अंडरगोज एंड वी स्टडी about the different phenomena of ray of light, है ना, that is called the branch known as ray optics, है ना, the branch that helps us study the phenomena of ray of light, it is called as ray optics। तो इसमें हम क्या करते हैं कि भाई जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, सपोज करो वेस्ट से ईस्ट जा रही है, तुमने क्या किया, एक लाइट रे, एक रे स्ट्रेट लाइन बेसिकली, ठीक है, बना दी इसके डायरेक्शन में, इसको ही हम क्या बोलेंगे भाई, रे, है ना, लाइट रे, इसको ये, ठीक है। इसके ऊपर ही सारी स्टडी की गई है। अच्छा, अगर बहुत सारी लाइट रेज आ जाए एक साथ, है ना, एडजेसेंट रे, आसपास अगर लाइट रेज बहुत सारी आ जाए, बंडल बन जाए उनका, उसको क्या बोलते हैं भाई, बीम। बीम। अब बीम सुन के हमें ऐसा लगता है कि ये तो सर वो होती है जो गाड़ी में जो दिखती है ना, वही लगता है ना कि गाड़ी से जो निकलती है, कार से, या दूसरी जो गाड़ियां होती है जिनमें हेडलाइट्स होती है, बाइक से भी इवन, तो जो लाइट रेज निकलती है बंडल में एक साथ, वो होती है बीम। तो सही बात है, वो होती है बीम, लेकिन केवल वही नहीं होती, वो एक तरह से क्या है, जनरली पैरेलल बीम हो जाती है ना, या डाइवर्जेंट बीम हो जाती है ना, डाइवर्जेंट बीम हो गई, या पैरेलल बीम्स में भी हम देखते हैं काफी सारे एग्जांपल। लेकिन तीन तरह की होती है एक्चुअली बीम्स, पैरेलल बीम्स हो गई जिसमें कि सारी लाइट रे क्या है भाई, एक पैरेलल, हाँ पैरेलली ही जा रही है, इनिशिएट भी, स्टार्ट भी पैरेलली हुई है, एंड भी उधर ही जा रही है। एक डाइवर्जेंट बीम होगी जहाँ पे एक लाइट सोर्स होगा तुम्हारा, एक लाइट सोर्स होगा, जैसे तुमने बल्ब लगा दिया, है ना, और ये इसको क्या करेगा भाई, डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा। डाइवर्ट करेगा। बात समझ में आ रही है। यस सर। एक हो गई कन्वर्जेंट बीम, जहाँ पे एक जगह पे, अच्छा ये डाइवर्जेंट बीम के एग्जांपल तुम्हें हेडलाइट्स वगैरह में भी दिख जाते हैं, जहाँ पे एक तुम बल्ब भी तो लगाते हो एक गाड़ी में, है ना, वहां पे एक Yes, मिरर लगा दिया जाता है, तो ये डाइवर्स करे तुम्हारे लाइट, ताकि तुम देख पाओ ना गाड़ी चलाते वक्त के भाई कहाँ पे तुमको मतलब कहाँ पे हिंड्रेंसेस हैं, ठीक है। तो तीन तरह की होती है ये, करेक्ट। ऐसे ही कन्वर्जेंट बीम भी होती है, जो कि क्या करती है, दूर दूर से लाइट रेज आती है और एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाती है, ताकि एक जगह पे स्पेसिफिकली आपको अच्छे से दिखाई जा सके, इंटेंसिटी बढ़ जाए एक जगह, ठीक है। तो भाई क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहले तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज into the same medium on striking a highly polished surface such as a mirror is called reflection। यानी कि पहली बात तो पॉलिश सरफेस होना चाहिए, ठीक है, ताकि रिफ्लेक्शन अच्छे से हो सके, बाउंसिंग बैक हो सके, है ना, एक तरफ से बाउंस बैक हो सके। अदरवाइज वो हो सकता है एब्जॉर्ब कर ले, रिफ्रेक्ट कर दे, है ना, तो इसलिए पॉलिशिंग करते हैं ताकि रिफ्लेक्शन हो पाए अच्छे से, है ना। तो बाउंसिंग बैक क्या हुई कि तुमने एक जगह पे किसी मीडियम में या किसी सरफेस पे तुमने किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया, प्रोजेक्ट किया, और वहीं से वो लौट गया। जैसे तुम बॉल भी फेंकते हो ना, दीवार पे वापस लौट आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, बाउंसिंग बैक बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन बोला जा सकता है, राइट। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़े थे, उसके लिए हम जानते हैं कुछ बेसिक चीजें जो हमने पढ़ी थी। तो भाई आज बेसिकली आपका फंडामेंटल बिल्कुल बेसिक क्लास है, पुरानी सारी चीजें हम एक बार पढ़ लेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे अगले या नए टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हमको आइडिया होगा कि हम किन चीजों का यूज कर रहे हैं, हमने पहले पढ़ी हुई थी, ठीक है। तो भाई एक तो इंसिडेंट रे होती है, क्या होती है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, बताओ। इंसिडेंट रे कौन सी होती है, जो सोर्स से निकल के आती है, हाँ जो सोर्स से निकल के आती है, जो प्रोजेक्ट होती है आपके सरफेस पे, है ना, Yes, उसको sir. बोलते हैं इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है भाई, द रे विच इज बाउंस बैक, बाउंस बैक करे। Light करके बाउंस बात बैक करने के बाद, सही बात। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ एंगल और इंसिडेंट रे के बीच में थीटा, वो एंगल। हाँ, यानी कि एंगल जो आपका बना रहा है आपका इंसिडेंट रे किसके साथ में, नॉर्मल के साथ। नॉर्मल के। तो नॉर्मल कैसे डिफाइन है बच्चों, नॉर्मल कैसे डिफाइन किया जाता है, नॉर्मल बेसिकली कोई ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी कोई लाइन है जो तुम्हें दिखती है क्या नॉर्मल, नो सर, तो इमेजिनरी लाइन होती है ये,
imaginary line perpendicular to the reflecting surface, ओके है ना? कौन सा सरफेस भाई? रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। इमेजिनरी लाइन जो कि परपेंडिकुलर है किसके? सरफेस के। तो इस इमेजिनरी लाइन से, इस नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है आपका इंसिडेंट रे, वो तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो बना रहा है रिफ्लेक्टेड रे वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ हुआ? जहां पे आपकी इंसिडेंट रे क्या हुई है? इंसिडेंट रे, तो वो आपका हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा, लेट हो गए क्या? यस सर, लाइक प्रॉब्लम दे थोड़ा। थोड़ा टाइम से आने का ट्राई किया करो, चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई, हम क्या बात कर रहे थे कि आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना? ये तो हमने पढ़ा हुआ है पहले। यस सर। इस सारे सरफेसेस के लिए आई इक्वल्स टू क्या होता है? आर। आर। अच्छा, इसका रूल 2 भी होता है एक, क्या होता है बताओगे? यस सर। इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे लाई प्लेन पे करेंगे। लाइक करेंगे प्लेन सेम। में, हाँ। एक प्लेन पे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। Normal to the reflecting surface all lies in the same plane. एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल्सो। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी तुम्हारा कहाँ होना चाहिए? उस सेम प्लेन में होना चाहिए, सेम प्लेन पे। है ना? लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, ये तुम्हारी हो गया, तुम्हारा हो गया रूल 2, सेकंड रूल। ठीक है, समझ में आ गया है? तो इसमें कोई डाउट तो है नहीं, इजी है, तो पढ़ा हुआ है पहले से। यस सर। ठीक है, अब आगे कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं जो हम यूज करने वाले हैं ताकि हमें याद रहे आगे। तो एक तो स्फेरिकल मिरर सबकी बात कर रहे हैं, अगर हम प्लेन मिरर भी पढ़ेंगे, पहले स्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं। तो स्फेरिकल मिरर में बच्चों एक स्फेयर लेते हैं हम, नाम से समझ में आ रहा है कि एक स्फेयर लिया हमने, तुमको बोला गया है कि एक स्फेयर लो, उसको क्या कर दो भाई? कट कर दो, इंटरसेप्ट निकाल लो उसका। तो ये जो पार्ट निकल के आएगा ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? एक स्फेरिकल मिरर। क्या बन जाएगा? स्फेरिकल स्फेरिकल से स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। अच्छा, ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है इसको भी आप काट सकते हो, जैसे मैंने यहाँ से काट दिया। नहीं भी काटोगे तो वो भी अपने आप में एक मिरर ही है। तो जैसे ये पार्ट क्या हो जाएगा भाई? इधर से रिफ्लेक्शन शो करेगा ये, Yes sir. ऐसे करके। और ये वाला जो पार्ट है इसमें हम इधर की तरफ पॉलिशिंग कर देते हैं, तो ये इधर से शो कर देता है रिफ्लेक्शन। Yes sir. सही बात है। तो भाई ये तरीके हो गए अलग अलग मिरर्स बनाने के। ये वाला कौन सा होता है? कॉनकेव हो गया ये तो। Yes. यस सर। और ये कौन सा हो गया? Convex. कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स हो गया। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस क्या होता है कि कॉनकेव का जो जो कर्व होता है, कर्वेचर होता है, वो अंदर की तरफ होता है ना? जो Yes sir. रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है वो अंदर की तरफ होता है। ठीक है। और कर्विसिटी आपकी कॉन्वेक्स की बाहर की तरफ होती है, यानी कि जो उसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है वो आउटसाइड होता है। इसमें लिख भी देते हैं, रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ द कर्वेचर। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको लिख लेने चाहिए, जैसे कि आर क्या होता है बच्चों? Radius of curvature. रेडियस। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अच्छा, रेडियस Yes. ऑफ कर्वेचर क्या होता है? कैसे डिफाइन है रेडियस ऑफ कर्वेचर? Distance between the pole and the center of curvature is known as the radius of curvature. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम डिफाइन ऐसे नहीं करेंगे, पोल से डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, आर जो डिस्टेंस है उससे डिफाइन नहीं करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिफाइन करेंगे कि जो आपका स्फेयर है जिससे बना है स्फेयर, उसका रेडियस, है ना, या फिर उसके डायमीटर का हाफ। अरे बात समझ रहे हो? तुमको जो पता है अभी, पोल थोड़ी पता चला है तुमको क्या है? चला है कि पोल पता अभी? नहीं चला। अभी तो तुमको स्फेयर पता है। तो स्फेयर से तुम क्या निकाल सकते हो कि भाई एक स्फेयर लिया तुमने, उस स्फेयर का जिसका कि आपका स्फेरिकल मिरर पार्ट था, है ना, और उसकी जो रेडियस आएगी वही आपकी स्फेरिकल मिरर की क्या आ जाएगी?
रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइन होगा? Center of the spherical mirror is known as center of curvature. सेंटर ऑफ द पेरेंट स्फेयर। बेटा स्फेरिकल मिरर का तो होगा ही सही, लेकिन जो तुमसे पूछा जा रहा है उसको आंसर थोड़ी बता दोगे। तुमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, तुमने आंसर क्या किया? द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या बात हुई? वो तो तुमने क्वेश्चन को ही वापस से वो कर दिया, रिप्लाई कर दिया, है ना। ये तो धोखेबाजी हो गई। ऐसी धोखेबाजी के लिए तो बोर्ड में मार्क्स कट जाते हैं, है ना। तो ये गलती मत करना। तो ऐसे कोई पूछेगा है नहीं तुमसे, सब चीजें बचपन में पूछी जाती थी, लेकिन आपसे फिर भी आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ पेरेंट स्फेयर जो होता है आपका, जिस स्फेयर से कट के बना है आपका स्फेरिकल मिरर, वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई, ये भी पता चल गया। पोल बता दो, अब पोल क्या होता है? पोल बताओ Midpoint of the mirror. क्या? Midpoint of the mirror. Point on The line. principal axis passes. पोल क्या होता है आपका? ज्योमेट्रिकल सेंटर। Oh yes. क्या होता है भाई? Symmetrical ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है कि शेप कैसी भी हो, और ज्योमेट्री वाइज उसका सेंटर क्या आ रहा है। जैसे ये रेक्टेंगल बना दिया तो उसको यहाँ पे सेंटर आएगा, है ना। डायमेंशन वाइज इसका यहाँ पे सेंटर आएगा, तो ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर। बात समझ में आ रही है आपको? Yes. तो जब ज्योमेट्री है आपके स्फेरिकल मिरर की, उसके अकॉर्डिंग आपका जो सेंटर आएगा उसको हम पोल बोलेंगे। दैट इज द पोल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तरीका ये भी होता है इसको पता करने का कि भाई आप डायमेंशन पता हो अगर आपको तो आप निकाल सकते हो, और कोई तरीका नहीं है इसको पता करने। डायमेंशन पता होनी चाहिए आपको स्फेरिकल मिरर की। लास्ट बात करते हैं अपर्चर की। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर क्या होता है? अपर्चर होता है आपका द स्मॉल ओपनिंग, द स्मॉल ओपनिंग फ्रॉम विच, बोलो, लाइट एंटर्स। अरे ये जो ओपनिंग है ना, इसको बोलते हैं अपर्चर। दिख रहा है तुमको? तो जैसे तुम्हारी कोई ऐसी अजीब सी शेप की कोई चीज है, Yes sir. ओपनिंग है इतनी सी, ये तुम्हारी ओपनिंग है, उसको यहाँ से एंटर कर सकता है कुछ भी। लाइट ले लो जैसे, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? अपर्चर हो गया। बात समझ में आई? Yes sir. आपकी ओपनिंग है, यहीं से तो आएगी लाइट, इसी जगह से तो आएगी लाइट, ये देखो, है ना। मिरर पे कहाँ से आएगी लाइट और कहाँ से रिफ्लेक्शन होगा? तो ये अपर्चर हो गया तुम्हारा। समझ में आई बात? तो अपर्चर का मतलब है कि ओपनिंग ज्यादा है, यानी कि ज्यादा लाइट आप पे क्या कर सकती है, मिरर पे इंसिडेंट हो सकती है। बात समझ में आ रही है? Yes sir. अब क्या बचा बताओ, और क्या डिफाइन करना बच गया जो हमने बचपन में किया था डिफाइन? Focus. Focus. focal length. फोकल लेंथ, फोकस और फोकल लेंथ, ठीक है, वो भी करते हैं। तो फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन अगर मैं पूछना चाहूँ तो क्या होगी भाई, बताओ। सर जो पैरेलल रेज आती है ना, तो जब वो आके मीट करती है ना एक पॉइंट पे, वहां पे फोकस होता है। हाँ, इन्फिनिटी से आती है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of parallel rays after the Reflection. रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल फोकस, Focus. ठीक है। तो फोकस और फोकल लेंथ अलग चीजें होती हैं। फोकल लेंथ क्या होती है? Distance of the principal focus from the center, from the pole. डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल Focus. Between. डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ नहीं, डिस्टेंस बिटवीन लिख लो, ऑफ भी लिख सकते हैं पर बिटवीन लिख लो। डिस्टेंस बिटवीन द एफ एंड टी, Pole. प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। वो डिस्टेंस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। उसको स्मॉल एफ से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। अगर हम रिलेशन निकालना चाहें तो रिलेशन भी निकाल सकते हैं,
पहले रिलेशन निकालने से पहले हम क्या करना चाहेंगे, हम समझना चाहेंगे पैरेक्शियल रेस क्या होती है। तो यहाँ तक क्लियर है सब? Yes, sir. यस सर। पैरेक्शियल रेस क्या होती है Yes, बच्चों? sir. पैरेक्शियल क्लियर है ना? यस Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो पैरेक्शियल रेस क्या होती है? पैरेक्शियल रेस बेसिकली आपकी वो रेज होती है जो कि छोटा एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, जो भी नॉर्मल है। तो जैसे कि ये आपका मिरर हो गया, तो अगर यहाँ पे आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो यही नॉर्मल होगा, यही नॉर्मल होगा ना Yes, प्रिंसिपल? sir. अच्छा, प्रिंसिपल Yes. वो तो रह गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? Joining the center of curvature and pole of the spherical mirror. हाँ, इमेजिनरी लाइन। पहली यस बात, दिखती थोड़ी है ये, इमेजिनरी लाइन, लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक है, भाई आपका जो नॉर्मल है यहाँ पे वो प्रिंसिपल एक्सिस ही होगा, ये नॉर्मली तो होगा इस केस में। Yes. केस तो आप क्या बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल है उससे बहुत ही छोटा एंगल रेज बनाती है। ये जो एंगल होता है ये बहुत ही छोटा होता है। छोटे एंगल्स के लिए हमको पता है कि हम साइन थीटा को थीटा के इक्वल ले लेते हैं और यस थीटा सर। को टेन थीटा के इक्वल ले लेते हैं, ऑलमोस्ट बराबर Yes, होते हैं, थीटा और साइन थीटा दोनों थीटा हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका बेसिकली ऐसे रेज को आप क्या बोलते हो? पैरेक्शियल रेज बोलते हो, जिनका थीटा बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो हमारा जो इसलिए बताया जाता है, इसलिए पढ़ाया जाता है आपका ये, क्योंकि आपको ये जानना है कि जो मिरर फॉर्मूला लगता है ना बच्चों, वो इन्हीं रेस के लिए लगता है। जो मिरर फॉर्मूला लगाते हो ना तुम लोग, यस सर। इन्हीं रेस के लिए लगाते हो, इसलिए हमने पढ़ाया है कि पैरेक्शियल रेस क्या होती है। पैरेक्शियल रेस पे ही मिरर फॉर्मूला लग सकता है। पैरेक्शियल रेस नहीं है, बहुत बड़े बड़े एंगल्स हैं, तो उसमें मिरर फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है मिरर फॉर्मूले के लिए। अभी समझेंगे, अभी डिराइव भी करवाऊंगा आप, है ना? तो जैसे यहाँ पे रिलेशन अगर हम निकालना चाहें सबसे पहले, तो एफ और आर के बीच में, तो हम क्या करेंगे? हमने एक इन्फिनिटी से एक रे डाली। ठीक है, इन्फिनिटी से एक रे डाली, जैसे यहाँ पे इंसिडेंट हुई उसके बाद वो क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। अच्छा, कहाँ से पास करनी चाहिए ये रे? फोकस से। फोकस, है ना? फोकस से पास करेगी, क्योंकि पैरेलल आई है ना। कोई भी लाइट रे जो स्फेरिकल मिरर पे पैरेलल होती है इंसिडेंट, वो फोकस से पास करती है, पढ़ा हुआ है हमने ये रूल, यस है ना? तो ये फोकस से पास करेगी। अच्छा, इसके बीच में नॉर्मल बनाना चाहेंगे, उसका जो नॉर्मल आएगा वो सेंटर से पास करेगा। तो जो नॉर्मल आएगा वो सेंटर से पास करेगा। हमने बना दिया भाई, जैसे नॉर्मल बनाया हमको रियलाइज हुआ कि ये तो हो गया आई और ये हो गया दूसरा वाला आर, आर। आई इक्वल्स टू आर आना चाहिए। ठीक है, यस सर। अच्छा, तो ऑल्टरनेटिव एंगल से ये देखो, ये वाला जो एंगल होता है, क्या वो ये वाला एंगल होता है? यस सर। तो ये वाला Yes, अगर थीटा sir. है एंगल वाला, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। Theta. जाएगा। तो ये डिफाइन हो गया एंगल। ठीक है, अच्छा, अगर एक ट्राइंगल में ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, तो ये जो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये टू थीटा यस सर। याद Yes, आया? sir. यस Yes, सर। sir. है ना? इसको प्रूव भी कर सकते हैं पर जरूरत नहीं है, आई थिंक आपको याद होगा इतना तो ये यस एंगल सर। टू थीटा, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से हमने ट्राइंगल बना लिया दो। एक तो हमारा बन गया, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए क्लियरली। एक तो तुम्हारा हो गया ट्राइंगल सी एम डी, और एक ट्राइंगल हो गया तुम्हारा कौन सा? एफ एम डी। ठीक है, तो भाई एमसीपी आपका थीटा है, दिख रहा है एमसीपी सबको? एमसीपी Yes, यस sir. सर। और एमएफपी आपका टू थीटा है। एमएफपी ये टू थीटा है। तो जो टेन थीटा निकालोगे, टेन थीटा कैसे निकालते हो? एक ट्राइंगल लेते परपेंडिकुलर ओवर बेस। हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हो, राइट? यस सर। है ना? तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर जो कि एमडी था, एमडी तो है परपेंडिकुलर, और बेस क्या यस हो जाएगा? एक बार तो सीडी हो जाएगा, पूरा सीडी, दीदी। तो टेन थीटा आ गया। और टू थीटा वाले ट्राइंगल की बात करें अगर, तो एमडी अपॉन कितना आ जाएगा? एफडी आ जाएगा। FP.
है ना। अच्छा, आप tan थीटा और 2 थीटा, tan थीटा और tan 2 थीटा दोनों थीटा और 2 थीटा के बराबर आ जाएंगे, क्योंकि छोटे एंगल है ना, स्मॉल एंगल्स के लिए tan थीटा थीटा हो जाता है। तो थीटा बराबर आ गया अभी एम डी अपॉन सी डी और एम डी अपॉन एफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम डी, इससे हमें ये पता चला कि एम डी अपॉन सी डी जो है इक्वल्स टू क्या है, थीटा के वो 2 times. 2 टाइम्स एम डी अपॉन सी डी। ट्वाइस है ना, ये थीटा का ट्वाइस है 2 थीटा। Yes, sir. एम डी अपॉन एफ डी, सॉरी नॉट एम डी अपॉन सी डी, एम डी यस अपॉन एफ डी जो है वो आपका 2 टाइम्स एम डी अपॉन सी डी है, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है। तो इससे ये पता चल गया कि भाई एफ डी जो आएगी वो सी डी बाई 2 आएगी, यानी एफ डी जो है, ये जो नीचे ट्राइंगल बन रहा है ना पूरा सा बड़ा सा, यस सर। तो ये आपका आधे आधे हिस्से में तोड़ रहा है बेसिकली, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, आधा आधा तोड़ रहा है, ठीक है। तो इससे हमने क्या निकाला, इससे हमने एफ डी और सी डी के बीच में रिलेशन निकाल लिया। तो इससे हमें क्या पता चला कि एफ डी हम ऑलमोस्ट एफ पी के इक्वल ले रहे हैं, एफ डी जो ले रहे हैं हम। उसका रीजन क्या है कि जो तुम्हारा मिरर होता है बहुत ही छोटे कर्वेचर का होता है, कर्वेचर इतना नहीं होता है इसका। तो आपका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, उससे जब आप परपेंडिकुलर डालते हो तो ऑलमोस्ट दिख रहा है आपको, बिल्कुल पोल के पास ही ड्रॉप हो रहा है, दिख रहा है पोल के बिल्कुल पास ही है, ये पोल रहा, ये पॉइंट रहा आपका डी, Yes, sir. है ना। तो हम ऑलमोस्ट क्या करते हैं कि जो भी आपका फोकल लेंथ हुई, जैसे एफ डी है, ऑलमोस्ट इक्वल ले लेते हैं किसके, एफ पी के ना, बराबर ऑलमोस्ट ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा नहीं है दूर। डीपी जो है वो नेग्लिजिबल है। ऐसा हम क्यों कर पाए, क्योंकि डीपी क्या है बताओ, डीपी सर नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा डिस्टेंस, ठीक है। तो भाई इससे क्या आया, अगर एफ डी एफ इक्वल्स टू एफ पी होगा तो एफ पी तो हमारा पी एफ है ही सही, फोकल लेंथ है ही सही, और सी डी हमारा सीपी के बराबर होगा जो कि आर है। बात समझ में आ रही है। तो ये देखो हमने इस रिलेशन से निकाला कि एफ जो है वो आर बाई 2 आने वाला है, क्योंकि सी डी तो क्या था, आर था, और एफ डी क्या था, एफ था। बात समझ में आई। यस सर। आगे चले, यस सर। कोई डाउट तो नहीं। Yes, sir. तो अब मिरर इक्वेशन तुमको प्रूव करनी है, तो मैं तुमको मिरर इक्वेशन पता बता देता हूँ, तुमको प्रूव करके मुझे बतानी है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, ठीक है। आप लोगों ने करी हुई ऑलरेडी, मैं करके भी दिखाऊंगा, देखो ये रही, तुमको ट्राइंगल भी दिखा दिया मैंने कैसा बनने वाला है। तो तुम प्रूव करो, तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। खुद से प्रूव करो, ये सोचो कैसे बना सकते हो। ट्राइंगल्स बनाओ, उसमें v और u मेंशन करो, f मेंशन करो, है ना। और ट्राइंगल्स बना के प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व करने का ट्राई करो। ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन दिया है तुमको मैंने, इसको सॉल्व करो। यू हैव 2 मिनट्स फॉर दिस।
आया? सर आधा हो गया। कर लो। करते हैं, चलो डिस्कस करते हैं इसको, है ना। Yes. बढ़िया, जितना भी हुआ है इतना ठीक है। आपको मैंने इसलिए बोला है करने को कि इससे होता क्या है कि एक तो देखो मैंने करके दिखाया डिराइव, है ना, R/2 वाला। तुमको थोड़ा है ना कैलकुलेशन करना है ना, अच्छा लगने लगेगा। अच्छा लगने लगेगा मतलब फास्ट तुम कैलकुलेशन कर पाओगे थोड़ा आगे, क्योंकि तुम सोच पा रहे हो ना खुद से। यस सर हो गया। हम्म। कैसे करेंगे हम इसको, इधर देख लो एक बार। देख रहे हो या कर रहे हो खुद से अभी भी? सर हो गया है, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया, अगर हो गया तो यस सर। करें, डिस्कस करें मिरर इक्वेशन। यस सर। Yes, तो sir. इसमें क्या किया बच्चों, इसमें हमको बेसिकली मिरर इक्वेशन जो है वो डील करती है आपकी एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, यस सर। है ना, एक इमेज डिस्टेंस से करती है, यस सर। और एक फोकल लेंथ से करती है यस Yes. सर। है ना। तो हमको पहले तो ये बनानी पड़ेगी डायग्राम में। तो हमने एक मिरर लिया, मिरर में हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को ओ पे रख दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना। तो जैसे ऑब्जेक्ट पे रखा उससे कुछ लाइट रे निकली, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद वो एक जगह से पास हुई। तो जिस जगह से पास हुई उसको हमने इमेज बोल दिया। क्या है ये? इमेज। इमेज। Yes, sir. अब जो इमेज जो है उसकी डिस्टेंस को तुमने वी ले लिया, ये देखो, ये डिस्टेंस को तुमने वी ले लिया, है ना, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को तुमने यू ले लिया, राइट। और यस सेंटर सर। की डिस्टेंस तो आर होती है, ये तुम्हें पता ही है ना। Yes, sir. यस सर। से तुमने टोटल कितने ट्राइंगल बना लिए भाई? सर 3 ट्राइंगल आपने बना, 3। 3 ट्राइंगल आपने बना लिए। और उसमें आपने वही अल्फा बीटा गामा डिफाइन कर दिया, यानी एंगल डिफाइन कर दिया ट्राइंगल का। जो ट्राइंगल यस में अल्फा बनेगा 10 अल्फा, वो हो जाएगा mn अपॉन ओ एन, वही टेन थीटा वाले से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। बीटा हो जाएगा mn अपॉन सी एन, गामा हो जाएगा mn अपॉन आई एन। और क्योंकि थीटा, टेन थीटा वही थीटा के बराबर है ना। तो फिर 10 अल्फा अल्फा के हो जाएगा, 10 बीटा बीटा के हो जाएगा। अच्छा, ओ एन को हम बोल सकते हैं यू, है ना। देखो ओ एन ध्यान से देखो, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओपी है ना, जो हमने Yes. पहले बात करी थी, ये देखो यस सर। Yes. ऑलमोस्ट इक्वल टू ओपी है, क्योंकि छोटा डिस्टेंस है बहुत कम उसके बीच में एनपी का। तो सी एन हो जाएगा ऑलमोस्ट आर के इक्वल, सीपी के इक्वल, और आई एन इक्वल हो जाएगा बी के। तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया इक्वेशन में, तो ये ऐसा कुछ दिखने लगा। अच्छा, सी एम ओ ट्राइंगल ले, अब सी एम ओ, ये वाला और ये वाला। तो इसमें फिर वही वाला ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाया हमने, एक्सटीरियर एंगल वाला, कि ये थीटा हो यस जाएगा, सर। ये अल्फा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा भाई, अल्फा प्लस थीटा। थीटा। इसको तुमने बोल दिया बीटा, है ना, इसको बीटा बोल दिया। तो थीटा आ गया बीटा माइनस अल्फा, और थीटा ही आ गया गामा माइनस बीटा। तो दोनों को इक्वेट कर दो, बीटा माइनस अल्फा को इक्वेट कर दो गामा माइनस बीटा से, है ना। तो कितना आ जाएगा भाई, 2 बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस अल्फा, है ना। अब बस बीटा की जगह तुमको क्या रखना है, इस जगह बीटा की जगह तुमको क्या रखना है भाई, बताओ। सर एम अल्फा प्लस थीटा। एन अपॉन आर, ओ यस सर। Yes, sir. है ना, एम एन अपॉन आर रख दोगे। तो एम एन अपॉन आर इसमें रख दिया, अल्फा की जगह रख दिया तुमने, सॉरी गामा की जगह रख दिया तुमने एम एन अपॉन बी,
और अल्फा कर दिया तुमने mn अपॉन यू, तो mn तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कॉमन आ जाएगा, तो ये mn 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 कैंसिल है, तो आपका आ गया ये रिलेशन, जो कि आपका सिंप्लीफाई करके क्या बन 1/f इक्वल्स टू 1/v plus 1/u। सर हाँ जी बोलिए। सर ये जो इक्वेशन आपने निकाला ना 2 बीटा इज इक्वल्स टू गामा प्लस अल्फा, ये कैसा है समझ नहीं आया। फिर से बोलो। ये वाला जो इक्वेशन आपने निकाला ना 2 बीटा इज इक्वल्स टू गामा प्लस अल्फा, ये कैसा है नहीं समझ में आया। बेटा इसको सॉल्व किया है ना, देखो थीटा की जगह आपने आपने क्या किया बेसिकली, ये जो थीटा था ना, थीटा कौन सा था, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिंग एंगल, आई इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू थीटा था, राइट, तो ये हमको पता होगा। तो हम क्या करना चाहते हैं, थीटा को एलिमिनेट करना चाहते हैं ताकि हमारे अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में इक्वेशन बन जाए। तो हमने थीटा को एलिमिनेट कैसे किया, इस ट्राइंगल की हेल्प से। ये एंगल थीटा था ऊपर वाला, और नीचे वाला एंगल अल्फा था। ट्राइंगल लिया ना हमने, ओसीएम, ओसीएम वाला ट्राइंगल लिया ना बच्चा, ओसीएम, है ना। तो हमने क्या करा कि भाई ये जो एक्सटीरियर एंगल था इसकी वैल्यू हमें पता थी कि अल्फा प्लस थीटा होती है ना, तो इसको हमने कुछ बीटा बोल दिया अलग से, ताकि हम दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए एक नया गामा डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये देखो बीटा है ना, बीटा बोल क्या दिया, बीटा ये इनफैक्ट, ये देखो बीटा दे रखा है तुमको, ये जो बीटा होगा ये अल्फा प्लस थीटा तो होगा, इस चीज का सम प्लस इस चीज का सम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वाली चीज, है ना। ऐसे ही इस चीज का सम प्लस इस चीज का सम क्या आ जाएगी, गामा आ जाएगी, राइट। अरे हाँ ना बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, दो थीटा की टर्म्स में निकाल लिया बीटा अल्फा को। तो थीटा की टर्म्स में जब हम निकाल देंगे बीटा और अल्फा को भी, और गामा और बीटा को भी, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों बराबर ही तो है, थीटा ही तो है दोनों। अरे बात समझ में आई, पहले क्या करा तुमने, यस सर। टर्म्स में बीटा और गामा डिफाइन कर लिए, फिर थीटा को एलिमिनेट कर दिया, अरे थीटा की जो जो भी वैल्यू आ रही थी उसको पुट कर दी, तो दोनों बराबर ही आएगी क्योंकि थीटा इक्वल्स टू थीटा है। ठीक है, तो उससे आपका ये रिलेशन आया है। आई समझ में बात। यस सर। इसका आगे चले, तो अगला हम पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, मैग्निफिकेशन बेसिकली, अब तुमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, तो ये सब तो बना ली, लेकिन जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा उसकी कुछ हाइट भी तो होगी, कुछ साइज भी तो होगी। ऐसा थोड़ी है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है हर बार, है ना। तो जो आपकी हाइट होगी, जो साइज होगी, उसमें क्या रिलेशन आएगा, यानी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितनी बड़ी या छोटी बनी है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, है ना। द साइज ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि कंपैरिजन। उनमें ही बात, तो क्या हो जाएगा भाई, लीनियर मैग्निफिकेशन, यस सर। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसको अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, तो जब ये रिफ्लेक्शन करेगा बच्चों, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये नीचे कहीं मिलेगा ऐसे, यस सर। डायग्राम से समझाता हूँ। एक मिरर है, तो इसमें तुमने एक ऑब्जेक्ट लिया, तो जो पैरेलल रे होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद किससे पास करती है, तो फोकस से और जो रे फोकस से पास करती है वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल। 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 हाँ, कहीं बनना चाहिए ना इमेज इस जगह पे। यस। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट हाइट को तो h1 ले लिया, और इमेज नीचे बना है तो उसको h2 ले लिया, राइट। समझ में आई यहाँ तक बात सबको। यस सर। आगे हम क्या बोल रहे हैं, वही tan थीटा वाला लगा रहे हैं इसमें, a डैश b डैश अपॉन ab, यानी कि ये h1 अपॉन ab क्या है इसमें, a डैश b डैश कहाँ गया तुम्हारा, a डैश b डैश ये नहीं है, सॉरी, a डैश b डैश अपॉन ab, यानी कि ये जो हाइट है a डैश b डैश, इसको डिवाइड किया है ab से, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स है ना ये ब्लू वाले, सर। ब्लू एंड रेड आर सिमिलर ट्राइंगल्स। यस सर। ठीक है, तो तुमने बोला a डैश b डैश अपॉन ab इक्वल्स टू b डैश p अपॉन bp। b डैश p क्या है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, है ना, ये इक्वल हो जाएगा bp के, इक्वल नहीं सॉरी, डिवाइड हो जाएगा bp से, तो ये रेशियो इक्वल आना चाहिए। अरे यार तुम्हें समझ में नहीं आई बात, दो ट्राइंगल है, इसका ये वाला पॉइंट तो कॉमन है,
और ये एंगल भी सेम है, ये एंगल सेम रहेगा ना, इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। है ना। तो ये वाली हाइट में जो रेशियो आएगा इस वाली हाइट में और इस वाली हाइट वो इक्वल आना चाहिए इस वाली बेस के डिवाइडेड बाय इस पूरे बेस के। बात समझ में आई सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ए डैश बी डैश जो था आपका वो तो H2 था, और ए बी था H1, बी डैश बी था V, और बी पी था U। अब ये साइन कैसे लिखे हमने, साइन कन्वेंशन याद आ रहा है कुछ? यस सर। दो एक्सिस बनाओ, एक्स और वाई एक्सिस। यस सर। सारी लेफ्ट वाली चीजें तो क्या होती है Minus. नेगेटिव। सारी राइट वाली चीजें क्या होती है? पॉजिटिव। Positive. सही बात है। और जब हम हाइट की बात करते हैं तो ऊपर वाली चीजें क्या होती है? पॉजिटिव। नीचे वाली चीजें क्या होती है? नेगेटिव। साइन कन्वेंशन फिक्स होता है। तो जैसे कि H2 हमारा नीचे था ना एक्स एक्सिस के, तो उसको क्या ले लिया हमने? Minus H2. जैसे हमारा H1 ऊपर था तो उसको प्लस ले लिया, ठीक है। और जब यहाँ पे हमने बात करी V और U की, तो दोनों एक्स एक्सिस के, सॉरी वाई एक्सिस के लेफ्ट में थे। जो मिरर होता है हमारा उसको हम ओरिजिन पे कंसिडर करते हैं ना, यस सर। तो इसके लेफ्ट में जो भी चीजें आएंगी वो तो नेगेटिव हो जाएगी। यस सर। तो माइनस वी भी आएगा माइनस यू भी, दोनों नेगेटिव आएंगे। तो उसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया आपका m इक्वल्स टू H2 अपॉन H1 इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप कॉपी में लिखना चाहते हो लिख लो, पुरानी चीजें वैसे तो ये सब है ना, तो ये याद रहनी चाहिए बेसिकली, ताकि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करी जाए तो आपको आ जाए। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। यस सर। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर दो यार फिर इस बात पे, एक छोटा सा क्वेश्चन कर दो जल्दी से, ताकि हम आगे बढ़ेंगे। फिर प्लेन मिरर की बातें करेंगे हम इसके बाद। क्या हो गया भाई, इतने इजी क्वेश्चन में टाइम लगाओगे क्या? सर उन्होंने इमेज की हाइट तो दी नहीं। जरूरत ही नहीं है, हाइट कैसे नहीं दी? और Sir, minus 40 by 7 centimeter. -40/7 आंसर आया है भाई, पहला पहला आंसर आया है -40/7। यही आंसर है पूर्वा? Yes, sir. ठीक है भाई, और आने दो। अच्छा, अपूर्वा तो आंसर देके फिर बैठ जाएगी ना, वो तो कुछ करेगी ही नहीं। तो अपूर्वा को बता देते हैं पहले तो। अपूर्वा गलत है बच्चा ये, और रीजन पता है क्या है? So, sign convention. पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है आपको। तो आपके हिसाब से तो ये एक्स एक्सिस पे आनी चाहिए इमेज। आप समझ रहे हो, आपने केवल एक कोऑर्डिनेट बताया इसका, एक्स कोऑर्डिनेट। आपने केवल इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताया, राइट। तो आपके हिसाब से कहाँ आनी चाहिए ये? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे कहीं पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा ये, क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल है ना। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट आपका -40/7 पे आना चाहिए आपके हिसाब से, जो कि पॉसिबल लग नहीं रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि इसके इनिशियली एक्स कोऑर्डिनेट भी था और वाई कोऑर्डिनेट भी था।
बात समझ में आ रही है? आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स थे एक्स और वाई ऑब्जेक्ट के, इमेज का केवल एक ही कोऑर्डिनेट होगा, ऐसा मुश्किल है। तो y कोऑर्डिनेट वो हाइट निकाल के आ जाएगा m इक्वल टू माइनस v बाई u करके। तो मतलब आप मुझे सजेस्ट कर रहे हो या फिर आप बता रहे हो? तो एक मिनट इसको कैलकुलेट करके बताती क्या है। अपूर्वा बोल रही सर एक बात सुनो मेरी, थोड़ा इधर आओ। एक काम करो, एक वो माइनस वी बाई भी लगाओ और आंसर निकाल दो जल्दी से। ये वाई कोऑर्डिनेट मैम, अपूर्वा मैम यस सर। आया वाई कोऑर्डिनेट आया? तो 1/-7 आया। वेरी गुड, चलिए ठीक है, अपूर्वा मैम ने आखिर सही बता ही दिया। चलो करें डिस्कस, करें करें डिस्कस करें। यस Yes, सर। sir. या समय Yes, चाहिए? sir. समय चाहिए? नो सर। Discuss. डिस्कस करो सर जल्दी से, बहुत हो गया आप। तो भाई ये बोल रहा है कॉनकेव मिरर है ना, तुम्हारा एक कॉनकेव मिरर जो है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है 0,0। बोल रहा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है प्लेस -40,1 पे, तो -40,1 यानी नेगेटिव वाई एक्सेस, यस सर। माइनस एक्स एक्सेस, है ना। अच्छा -40 तो ये हो गया, और अगर हम वाई वाई एक्सेस भी बना दें तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कहीं यहाँ पे होगा, तो ये यहाँ पे होगा ना ये ऑब्जेक्ट, यस सर। ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या वो 1 नहीं होगी? 1 नहीं है। Yes, sir. अरे हाँ या ना बोलो, 1 नहीं होगी क्या इसकी हाइट? 1 है सर। Yes, sir. Sir, होगी. बनाओ लाइट रेस बनाओ, गया टकराया, आया कहीं यहाँ से फोकस से पास होके, है ना, ऐसे यहाँ से भी निकल जाएगा आके और यहाँ कहीं बन जाएगी इमेज इसकी, जहां भी बनेगी, मतलब मुझे पता नहीं है, अभी तो इसका कुछ बताया नहीं इन्होंने, है ना, इन्होंने कुछ बताया नहीं ना मिरर के बारे में कि भाई यस किस सर। अच्छा, तो इसको तुमने आंसर कैसे निकाल दिया फिर? इसका तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो मिसिंग है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो देना ही भूल गया मैं। अपूर्वा आंसर कैसे निकाल दिया बेटा? ये तो क्वेश्चन ही नहीं बताया मैंने पूरा तुमको, तभी मैं सोचूं कि तुम इतनी जल्दी मतलब इतना लेट भी बता क्यों नहीं पा रहे हो। अरे मेरे इंटेलिजेंट बच्चे, आंसर कैसे बताया? तो मैंने तो खुद से ही डाल दिया था ये जीरो क्या मान जीरो। लिया? क्या माना, रेडियस क्या माना? तो ये यूं पता नहीं मैंने माइनस करके कुछ 10 आ गया, फिर उसका है? नहीं कर्वेचर 10 आ गया और फोकल लेंथ से डिवाइड पूर्वा ने किया। बोला मुझे जरूरत ही नहीं है सर आपकी, मुझे सवाल की ही जरूरत नहीं है आंसर निकालने के लिए, क्वेश्चन गया साइड में, मैं आंसर पहले निकाल के दूंगी आपको, आप टेंशन क्यों ले रहे हो सर? डू नॉट फियर, अपूर्वा इज हियर। भाई R = 10 सेंटीमीटर ले लीजिए, और मेरी माफी भी ले लीजिए क्योंकि आपको मैंने R नहीं बताया, सॉरी बच्चों। तो अभी सॉल्व कर दो। R जरूरी है इसलिए ना, R के बिना कैसे निकालोगे, तुमने कैसे निकाल दिया, मेरे को अभी रियलाइज हुआ कि रेडियस अगर नहीं बताऊंगा तो तुम्हारे पास क्या है कि U तो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो है, ऑब्जेक्ट हाइट भी है, लेकिन V निकालने के लिए तुमको पहले ये तो पता होना चाहिए मिरर कैसा है ना, मिरर का R क्या है, फोकल लेंथ क्या है, तभी तो तुम्हें ये पता चलेगा इमेज बन कहाँ रही है ना। अभी हो जाएगा ना? Yes, sir. अरे अब तो हो जाएगा ना? मैंने तो पहले भी कर दिया था, अब तो अभी भी हो जाएगा। तो पहले कैसे कर दिया था? आर की आर तो था ही नहीं, पहले कैसे कर दिया था? मैं चाह रहा हूं तुम वो बात बोलो, सर हमने इंटरनेट से देखा था, बोलो, मैं चाहता हूं तुम बोलो। तुमको क्या, तुम मेरी टीचर हो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ? सर आप हमारे टीचर। फिर प्रूव करने की जरूरत है क्या मुझे ये बार बार? नो सर। मेरे साथ क्यों करते हो तुम ये सब चीजें, ये अटकेलियां क्यों करते हो मेरे साथ? ये पूछ लो ना सर कि आर नहीं दिया सर आपने, आर दे दीजिए, है ना, इंटरनेट पे देख लेंगे उसको चुपके से, आंसर निकाल के बता भी देंगे सर को।
फिर भी गलत बता रही है पूर्वा। स्टार्टिंग में तो -40/7 बताया था उसने। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आगे से ना देखें आप इंटरनेट पे। देखो मैं आपको मजाक मजाक में ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप इंटरनेट पे देखते हैं ये सब चीजें, तो फिर क्या है कि आप अपनी खुद की लर्निंग को कहीं ना कहीं हिंडर कर रहे हैं, है ना। तो अभी तुमको क्वेश्चन में पूरा नहीं दिया था, वो तो चलो ठीक है मेरी गलती है, लेकिन इंटरनेट पे अगर तुम देखोगे तो आप सोल्यूशन पहले देखोगे। आपकी सबकी टेंडेंसी होती है ये, सबकी होती है। अगर आप इंटरनेट पे क्वेश्चन सर्च करते हो तो हम सोल्यूशन के पीछे भागते हैं। एक बार सोल्यूशन अगर हमने देख लिया तो हमारे ब्रेन को डेवलप होने की हम स्पेस ही नहीं दे रहे हैं। आपको बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस Yes. आपका ब्रेन डेवलप ही नहीं हो पाएगा क्वेश्चन के लिए। कभी आप पढ़ते रहो पूरे साल भर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ से पढ़ लो, आप फिजिक्स वाला के यहाँ पे पढ़ लो, अन अकेडमी में पढ़ लो, आप कहीं भी पढ़ लो, एलन में पढ़ लो, नहीं होने वाला। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले। उसका रीजन ये क्योंकि हम इंटरनेट पे देख के हमारी जो एनालिटिकल एबिलिटीज है ब्रेन की, उसको कहीं ना कहीं कम कर देते हैं, हिंडर कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है। इंटरनेट पे देखना अब बंद कर दो। दिस इज लाइक द लास्ट सजेशन आई कुड गिव टू यू। तो भाई यहाँ पे जो आपका फोकल लेंथ है उसका वैल्यू कितना होगा जल्दी से बता दो। 5 सेंटीमीटर -5 सेंटीमीटर, नॉट 5, -5 सेंटीमीटर, माइनस। है ना। क्योंकि नेगेट इधर इधर आएगा ना लेफ्ट साइड में, राइट। तो कितना हो जाएगा? -40 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और क्या कुछ भी ले लो, सेंटीमीटर ले लो, है ना। कोई डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। -5 -40 हो गया तुम्हारा ये, है ना। अब b निकाल दो भाई। कैसे निकालेंगे b? 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v कितना Yes, होगा? sir. 1 1 1 by by f minus 5 1 by u. माइनस minus 1/40, यही होगा, yes, yes, sir. है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 40 आपका कॉमन आ गया, ऊपर आ गया आपका -8, ये माइनस माइनस प्लस हो ही गया, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका -40/7, है ना। ये 1/v था ना, u का v करोगे उल्टा, रेसिप्रोकल कर दोगे इसका, तो Okay. -40/7 आपका कोऑर्डिनेट आया। सेंटीमीटर्स हटा देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्टेंसेस जो ली है उसका कोई यूनिट डिफाइन नहीं किया है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, सेंटीमीटर्स हटा देते हैं। तो आपका -40/7 तो अभी b आया है बच्चों, B, yes, sir. एक्स कोऑर्डिनेट आया है आपकी इमेज का। इमेज का क्या आया है अभी? X coordinate. एक्स कोऑर्डिनेट आया -40/7। अभी y कोऑर्डिनेट निकालना बचा हुआ है। कैसे निकालेंगे? Sir, वो इमेज वाला मैग्निफिकेशन लगा लो। -v/u से निकाल लो चुपचाप सीधे। m पता चल जाएगा तो इसके बाद क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, क्या होता है? Height of image by height of object. हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कितना दे रखा है? 1, Yes, sir. है ना। तो कितना आ गया हाइट ऑफ इमेज? -40/7। Plus आगे का 40. ये प्लस हो जाएगा, Yes, sir. डिवाइडेड बाय u कितना है? U, Minus- sir, -40. कितना आ गया ये? माइनस। -1/7. अच्छा, ये माइनस आना जरूरी था, क्यों? क्योंकि आपकी जो इमेज बनेगी वो नीचे की तरफ बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी? नीचे, नीचे। एक्स एक्सिस नीचे की है ना। तो एक्स एक्सिस के नीचे बन रही का मतलब क्या है कि नेगेटिव आना चाहिए। ये आएगा आपका -1/7, है ना। ये डिस्टेंस आएगा आपका बेसिकली, है ना। और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? -40/7। समझ में आया क्वेश्चन सबको? Yes, sir. yes sir क्या सीखा हमने क्वेश्चन से? सर वो इसीलिए तो मैं बोल रही थी कि हाइट नहीं दी, कुछ था ही नहीं, आपने इसीलिए पूरी तो बात आपको ही नहीं बोला बोली। था। अरे तमन, आपने पूरी बात ही नहीं बोली, आप घबरा गए पहले ही। आपको लगा सर डांटेंगे तो तुमने बात नहीं बोली, अब पहले ही रुक गए। कि एक बार बोल दिया करो, ऐसे घबराओ मत यार। मैं तुमको डेंजर आदमी लगता हूँ क्या? No, sir. है? तुमको मैं ऐसे लगता हूँ क्या कि सर डांटेंगे बहुत? No, सर sir. खतरा है हमको मेरे को लगता है मैं तो बहुत चिल होके पढ़ाता हूँ, मेरे को जहां तक लगता है। अभी तक 5-6 साल से जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को बहुत ही कम, ऐसे बहुत ही कम रेयर चांसेस होंगे जब तुम लोग मुझे इतना परेशान कर दोगे कि मुझे बहुत गुस्सा आ जाए। ऐसा बहुत रेयर चांसेस होंगे, है ना। मोस्टली मैं चिल होके पढ़ाऊंगा। लेकिन हाँ, ये चीजें मत करो, इंटरनेट पे मत देखो, इसको समझो बात को। ये बहुत तुमको बहुत ही ज्यादा मैं रिसर्च एक्सपीरियंस इन सब के बाद बता रहा हूँ, है ना। ये तुम जो कर रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है आपके लिए, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो सोच भी नहीं सकते आप उतना। सोल्यूशंस देखना तो बहुत ही नुकसानदायक है।
चलो भाई आगे चलते हैं, प्लेन मिरर पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्लेन मिरर तो तुमको सबको पता ही है, इसमें Yes, कोई sir. कर्वेचर नहीं होता है Yes, ना, sir. स्ट्रेट मिरर होता है जिससे कि रिफ्लेक्शन पॉसिबल होता है, राइट। एक तरफ से पॉलिश्ड होता है, ठीक है। तो ये वर्चुअल इमेज बनाता है भाई। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? Virtual. Virtual and erect. वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। अच्छा, वर्चुअल इमेज बनाएगा तो आगे तो दिखेगी नहीं, पीछे ही दिखेगी मिरर के, है ना, बैक साइड ऑफ Yes. द Yes, sir. वर्चुअल इमेज बनानी भी पड़ेगी इसको। प्लेन मिरर तो हम देखते हैं, उससे वर्चुअल इमेज ही तो बनती है। अगर सपोज करो कि तुम आगे की तरफ बना दोगे इमेज तो तुम डर जाओगे। तुमको तमन दिख रही है कांच में, उसको दो दो तमन दिख गई, है ना, बगल में खड़ी हुई एक और तमन दिख गई, बगल में तो नहीं दिखेगी टेक्निकली, वहीं पे दिखेगी, तो उसको उसके लिए हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, ठीक है, ये बात फैक्ट है। अच्छा, साइज सेम रहना चाहिए, है ना। ऐसा थोड़ी होता है कांच में आप देखते हो कि आपकी हाइट तो है 5 फीट 3 इंच और आपको छोटी सी आगे से कोई बच्ची दिख रही है ना, 2 फीट की। ऐसा होता है क्या कभी? No, No, sir. sir. सेम हाइट होती है, ये बात एक और पता चली। हाइट यानी साइज सेम होता है ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का। डिस्टेंस भी सेम होता है क्या? Yes, Yes, sir. sir. सेम होता है, ये भी हम देख चुके हैं। जितनी दूर आप मिरर से खड़े रहोगे आपकी इमेज भी उतनी दूर खड़ी होगी, है ना। लाइट रेज जो होती है वो मिलती ही इस तरह से है ना, उनका इंटरसेक्शन जो होता है, उनका जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो होता है इस तरह से। ऑल्सो द इमेज इज इन्वर्टेड इफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। अब ये एक केस होता है जब इरेक्ट इमेज नहीं बनती है। कौन सा केस बताया हमने? जब आपका जो मिरर है उससे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। उस केस में आपका जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड बनता है। कैसे बनता है? Inverted. ठीक है। अच्छा, एक और केस होता है इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग। जब एक्सटेंडेड हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट आपका प्लेस हो इन फ्रंट ऑफ द मिरर विद एन इंक्लिनेशन ऑफ 45 डिग्री, यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, अब मिरर ऐसे नहीं है, अब मिरर ऐसे है, ऐसे 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल के साथ, राइट। तो आपका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा वो यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये ऐसे जाएगा। इसका जब इमेज बनेगा इमेजिनरी तो ये कैसे बनेगा भाई? वर्टिकल और इरेक्ट। बात समझ में आ रही है? अरे Yes, यहां से sir. जब इमेज जाएगी ऑब्जेक्ट से, है ना, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली जाएगी ना। Yes, sir. अरे यार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। देखो यहाँ से अगर नॉर्मल डालोगे तो ये जो 45 डिग्री एंगल इधर से बन रहा है तो इधर भी कितना बनना चाहिए? 45. 45। तो ये 90 डिग्री तो बनेगा इमेज और इसके बीच में, ये ऐसी तो जाएगी, है Yes, ना। sir. सेम साइड तो बनता नहीं है। अगर मिरर मेरा ऐसा रखा हुआ है तो इसके इधर साइड ही बनना चाहिए ना इमेज तो मेरा, तभी तो वर्चुअल बनेगा, वरना रियल इमेज नहीं बन जाएगी, है ना। तो कैसे बनेगा भाई? इसका प्रोजेक्शन कर देंगे, इसको ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ नीचे की तरफ आएगी वर्टिकल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो जब आपका एंगल होगा 45 डिग्री पे ऑब्जेक्ट के साथ में, तो आपका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा भाई? वर्टिकल और Erect. इरेक्ट। केस होता है, ये काम आ जाता है इसलिए पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कैसे बन रहा है। एक लाइट रे यहाँ से आई, ये देखो यहाँ से टकराई, उसके बाद ये ऐसे चली गई, तो ये तुम्हारा बेसिकली 90 डिग्री एंगल बनाएगा मिरर के साथ में भी। इसका जो प्रोजेक्शन होगा ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा तुम्हारे मिरर के साथ भी, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री है, बेसिकली ज्योमेट्री काम आती है जब क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी तो तुम्हारे इतने काम आ नहीं रही है क्योंकि तुम थ्योरी पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस आएंगे ना तब तुम्हें रियलाइज होगा कि ये काम आती है, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यार। आज बेसिक फंडामेंटल क्लास है तो आज ज्यादा तुमको पुश नहीं करेंगे इसमें, ऑल्दो टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को करने में, इसमें टाइम लग जाएगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपका अगला जो है कंटिन्यू अगली क्लास में कर लेते हैं। तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, पहले तो ये सुनो। क्वेश्चन जो तुम लगा रहे हो, प्रैक्टिस जो कर रहे हो घर पे, वो तुम सॉल्व एग्जांपल्स कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो या दोनों कर रहे हो? ये बताओ पहले। दोनों. एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप मेनली क्या प्रैक्टिस करते हो? मुझे सब बच्चों से जानना ही है, जो बाकी बच्चे बैठे हुए हैं। आई होप कि वो भी इतनी देर तक रुक रहे हैं क्लास में तो उनका भी इंटरेस्ट होगा कुछ अपने करियर को बनाने में, ठीक है। तो प्लीज आंसर करो सब लोग।
तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप मेनली सॉल्व करते हो या एक्सरसाइज करते Yes. सर सर पहले बहुत स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ के ना उसके सॉल्व फिर एक्सरसाइज ये हो? ठीक है, ऐसे कर। तो मैंने ये पूछा क्यों है बच्चों, उसका रीजन समझो। इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर से करते हैं, अभी रुको। आप लोग है ना टेंडेंसी रखते हो, सब लोग ही टेंडेंसी रखते हैं जनरली कि सॉल्व एग्जांपल्स कर लेते हैं एक बार पहले, क्योंकि उसमें क्या सोल्यूशन होता है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर समझ में नहीं आया तो सॉल्व देख लेंगे। पर दिक्कत पता है क्या है, एक टॉपिक पे अगर तुमने कुछ क्वेश्चन कर लिए सॉल्व एग्जांपल तो चलेगा, कोई इशू नहीं। पर अगर आपने एक्सरसाइज करना ही बंद कर दिया, प्रैक्टिस ही बहुत कम कर दी बिल्कुल, जैसे 8 क्वेश्चन आप कर रहे हो सॉल्व एग्जांपल की और 2 क्वेश्चन कर रहे हो एक्सरसाइज से, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक। उससे मार्क्स नहीं इंप्रूव होंगे, एग्जाम में मार्क्स नहीं इंप्रूव होंगे। मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो 30-40% तो सॉल्व एग्जांपल करो और 60-70% करो एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो ये एक और तरीका है जो कि आपकी मार्क्स इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, है ना। तो इसको मेरे ख्याल से अगर आप चाहते हो कि मार्क्स इंप्रूव हुए तो आप करोगे अप्लाई अपनी प्रैक्टिस में, और अगर नहीं करोगे तो फिर देख लो यार अपने हिसाब से, ठीक है। तो ऐसी चीजें मैं बताता रहूंगा बीच बीच में। मुझे ऐसा लगा कि आप लोग सॉल्व एग्जांपल ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया, बाकी तो सब ठीक है अगर नहीं कर रहे तो ऐसा। हाँ भाई, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन सिंपल सा है, आपको ये बताना है कि मिनिमम साइज कितना रिक्वायर होगा एक प्लेन मिरर का। एक प्लेन मिरर है, उसके सामने तुम खड़े हुए हो ऊपर, तो लेट्स से तुम्हारी हाइट h है। तो अगर तुम्हारी इमेज बन जाए कैसे भी तरीके से, ऐसे इमेज बन जाए तुम्हारी, पूरी पूरी इमेज बन जाए, हाइट h सेम रहेगी ना, सेम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, है ना। तो तुम्हारी h हाइट बन जाए, इसके लिए ये मिरर का साइज कितना होगा ये तुमको बता। तो ज्योमेट्री यूज होगी इसमें, बढ़िया करो। अभी तुमने थोड़ी देर पहले भी ज्योमेट्री यूज करी है, करो फिर से। 2 से 3 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, क्लास छोड़ के कोई जाएगा नहीं और इस चीज को आपको अटेम्प्ट करना है। जब ये हो जाएगा क्वेश्चन मैं खुद ही छोड़ दूंगा तुमको, ठीक है। तो क्लास लीव करके नहीं जाना है, करिए, ट्राई करिए। और सर इंटरनेट ये से नहीं देखना है, इंटरनेट से नहीं देखना है, मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर सोल्यूशन देख के इस क्वेश्चन को करोगे और आंसर मुझे बताओगे तो उसका कोई फायदा नहीं, इससे बढ़िया मत बताओ। मैं तुम्हें कभी भी पोक नहीं करूंगा आगे से कि भाई सुनो तुम बताओ कैसे किया, या तुम बताओ क्यों नहीं किया, कभी भी नहीं करता मैं, तुम्हें पता होगा ये बात। बहुत रेयरली होता है ऐसा कि मैं आपको इंडिविजुअली नाम लेके कॉल आउट करूं बार बार, है ना। तो इस चीज का यूज मत किया करो इंटरनेट का, तुमको कोई फायदा नहीं होने वाला उससे। मेरे सामने तुम आंसर बता के वैसे भी तुम्हें कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, है ना। इस बात को समझो, खुद से दिमाग लगाओ, लाइंस वाइंस ड्रॉ करो, रिफ्लेक्शन ये लाइट रेज ड्रॉ करो, है ना। रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो धीरे धीरे आने लगेगा। हाँ, सर पूछो तमन। सर इसका आंसर वेरिएबल्स में आएगा के नंबर एच के में? टर्म्स में आएगा, किसमें? हाइट की टर्म्स में, हाइट की टर्म्स में आएगा। ओके। ऑप्शन दो क्या तुमको? पहला ऑप्शन है h, दूसरा ऑप्शन है h/2, तीसरा ऑप्शन है 2h, और चौथा ऑप्शन है आपका h/4। ठीक है, अब ठीक है, यस करो। yes. वैसे पता है इसका आंसर तुमको है ना, ये ऑप्शन की जरूरत नहीं थी, पता है क्यों? तुमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शो दैट द मिनिमम साइज ऑफ अ प्लेन मिरर रिक्वायर्स टू सी द फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जर्वर इज द हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जर्वर। उसने पहले ही आंसर बता दिया, क्या आंसर है? h/2। सेकंड ऑप्शन। H/2 तुमको प्रूव करना है ये ऑप्शन। क्वेश्चन, कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं है ये, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। 10th में होता था ना, मैथ्स में प्रूव करते थे। Yes, sir. करो 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 करो, बनाओ बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। सर इस लाइन का मतलब क्या है कि द फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जर्वर इज हाफ द साइज ऑफ दैट ऑब्जर्वर? फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जर्वर कितनी है? हाइट h है उसकी,
ठीक है, तो तुम्हारा जो मिरर है वो h/2 रिक्वायर्ड है, यानी आधा भी होगा ना, तुम्हारे h 6 फीट है मान लो, तो 3 फीट का मिरर भी होगा ना तुम्हारे सामने, तो तुम्हें उसमें अपनी पूरी रिफ्लेक्शन दिख जाएगी, पूरी इमेज दिख जाएगी। ये मतलब है उसका, दिख जाएगी, इस वर्ड पे फोकस करना, दिख जाएगी। देखते किससे हम? आई अरे से। किससे देखते हो आप? सर हम तो मन की आंखों से देखते हैं, आईज से देखते हो ना, आईज, यस सर। आंखें। हाँ, तो ये क्लू है तुम्हारे क्वेश्चन को करने का। क्लास कौन लीव कर रहा है यार? करें, सॉल्व करें या और टाइम चाहिए? सॉल्व सर। भाई चैट में अपनी अपनी ओपिनियन लिखा कीजिए आप सब लोग, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप सब लोग आ रहे हैं ना क्लास में, तो या 2-3 बच्चों के लिए तुम लोग भी आ जाते हो कि वो आ रहे हैं तो हम भी आ जाते हैं, ठीक है। दीपिका, गोपाल, जानवी, ममता, मोहित, मोनिका, सर लिखता है मैंने चैट में, डिस्कस वो, करना है। अलजिया, शिवा, सिद्रा, तमन, और ये 02 नाम से कोई लड़की है शायद। आपका नाम क्या है बच्चा? अंकिता। हाँ बच्चा, अंकिता सर। सर अंकिता। सर डिस्कस ही कर दो। ठीक है, ओके कूल। तो डिस्कस करते हैं। आप सब लोगों को मैं, आप सब लोगों का नाम इसलिए कॉल आउट कर रहा हूं ताकि आप सब लोग अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएं क्लास में। अगर नहीं आ रहा क्वेश्चन तो डिस्कस लिखने में क्या जा रहा है? मैं डिस्कस के ऊपर तुम्हारा नाम थोड़ी लेने वाला हूँ, तुमको कुछ बोलने वाला नहीं हूं मैं। डिस्कस लिखोगे तो उससे एटलीस्ट पता चल जाएगा कि आपने ट्राई कर लिया अपना। अब आप बोल रहे हो कि सर आप बता दो, है ना? चलिए भाई डिस्कस करते हैं फिर। इधर देखिए सब लोग, तो क्या सिनेरियो है? एक मिरर ले लिया तुमने, एक तो ये स्ट्रेट लाइंस बनाना है मेरी लाइफ की सबसे बड़ी चैलेंज। एक मिरर ले लिया आपने, और ये हो आप इसके सामने खड़े यहाँ पे। आपकी हाइट कितनी है भाई? h, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गया आपका हेड, यस सर। है ना, और ये हो गया आपके लेग्स, ठीक है, यहाँ तक। तो ये अजीब सा इंसान को फोकस नहीं करना है अभी, फोकस इस चीज पे करना है कि आपका जो हेड होगा, सबसे टॉप पार्ट होगा हेड का, है ना, पूरे दिखने यस। चाहिए ना ऊपर तक। ऐसा थोड़ी है कि केवल गर्दन गर्दन तक दिख रहे हो तो काम चल जाएगा, ऊपर दिखने चाहिए ना पूरे आप हेड तक। तो यहाँ से जो आपकी यस लाइट सर। होगी, जो फॉल कर रही होगी यहाँ पे मिरर के टॉप पार्ट पे, वो रिफ्लेक्ट होके आपके, लेट से कि यहाँ पे आईज थी आपकी इस जगह पे, यहाँ पे क्या थी? आईज। यहाँ पे क्या था? हेड। यहाँ पे क्या थी? फीट, है ना। तो ये रिफ्लेक्ट करके आ गई आपकी आईज में, ठीक है। और ऐसे ही फीट भी आपकी गई होगी कहीं ना कहीं, है ना। ये भी रिफ्लेक्ट करके कहाँ आई होगी भाई? आईज में आई होंगी। अरे यार तुमको तुमको दिखेगा कैसे जब तक आईज में रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगी लाइट रे? तुमको दिख जाएगा क्या? नो सर। ये लाइट रे ऐसे पैरों से निकली है? ऑब्जेक्ट से निकलती है हमेशा लाइट रे, आंखों से नहीं निकलती है। साइक्लॉप्स नहीं हो आप, पता होना यस चाहिए सर। आपको ये, है ना। यस सर। लाइट रेज जो होती है वो ऑब्जेक्ट से निकलती है, हमारी आंखों से लाइट रेज नहीं निकलती है। तो ये ऑब्जेक्ट से निकली, हेड से रिफ्लेक्ट करी और आंखों में आ गई।
तो ये रिफ्लेक्शन के बाद में ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा। तो आपका जो भी मिरर का पार्ट बचा उसका तो आपका कोई लेना देना है ही नहीं। जैसे कि छोटा मोटा पार्ट अगर बच गया, ये वाला बच गया ऊपर का, तो हम छोटा कर देते हैं मिरर को, जहां तक यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये पार्ट ले लिया, और यहां तक हो रहा है तो ये पार्ट ले लिया। ठीक है। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा बच्चों, तो जो ये लाइट रे आ रही है ये कहीं यहाँ ऊपर से ऊपर की तरफ जाएगी, ये ऊपर की तरफ जाएगी ना, हेड की लाइट। नहीं यस समझे? सर। एक मिरर है, इधर से अगर ऐसे लाइट रे आई है रिफ्लेक्ट होके, आईज यहाँ पे है आपकी, तो ये पीछे की तरफ ही तो जाएगी, प्रोजेक्ट होएगी जहां पे आप बनाओगे इसका हेड, यस सर। यस सर। है ना। और इस पॉइंट की हाइट और इस पॉइंट की हाइट सेम रहेगी, है ना। ठीक है। यस आप सर। ऐसे ही सेम तरीके से ये वाली जो लाइट रहेगी, ये वाली, ये भी नीचे कहीं जा रही होगी, यस। है ना। तो ये टोटल हाइट कितनी आ जाएगी भाई, एच। एच आ जाएगी। यहां तक समझ में आया? यस अच्छा, सर। इससे हम एक लाइट रे एक वो बना देते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना। इसको मैं यहाँ पे पोर्ट्रे कर, यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ। ये तुम्हारी आईज है, ये तुम्हारा मिरर है, ठीक है। ये लाइट रे आई, ये लाइट रे इस पे गई, ये लाइट रे यहाँ से आई, और ये लाइट रे इधर से गई, ठीक है। और ये यहाँ से आपका इधर की तरफ जा रहा है कुछ, और ये इधर की तरफ जा रहा है, तो ये आपका ये ऐसे मिल जाएगा। तो आपके ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बाद में, यस सर। यस है सर। ना। तो ये ट्राइंगल्स के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं इसमें ऊपर वाला। इसको मैं रब कर देता हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा नीचे वाला ट्राइंगल, इसमें मिक्स हो जा रहा है ना ये। वेट करो वेट करो, ये मुझे भी रियलाइज हुआ कि ये मिक्स हो जाता है। ऊपर वाले ट्राइंगल में ही समझाते हैं हम आपको। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं भाई कौन से वाले ट्राइंगल की। एक तो आईज है आपकी, ये वाले पॉइंट को आप बोल देते हो लेट से बी पॉइंट, ठीक है। हेड वाले पॉइंट को आप क्या बोल दे रहे हो, ए पॉइंट। और फीट वाले पॉइंट को आपने बोल दिया सी पॉइंट, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंसेस है मिरर की, ऊपर वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आपने ले ली, इसको हम दूसरे कलर से ले लेते हैं, एक्स डिस्टेंस। और ये नीचे वाली डिस्टेंस हमने ले ली वाई डिस्टेंस, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका पी, सबसे टॉप वाला, और इसके बीच वाला जहां से हॉरिजॉन्टल लाइन निकल रही है आईज वाली, वो हो गया क्यू, और नीचे वाले पॉइंट को हमने ले लिया लेट से आर। ऐसे ही यहाँ पे भी हम पॉइंट्स ले लेते हैं। जो ए डैश बन जाएगा वो ए पॉइंट का रिफ्लेक्शन आ गया, बी पॉइंट का रिफ्लेक्शन आ गया बी डैश, और सी पॉइंट का आ गया सी डैश। यहाँ तक सब क्लियर है? Yes, sir. यस सर। पक्का? अच्छा, ये जो एल डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, क्या वो सेम ही डिस्टेंस ये एल भी होगी यहाँ से यहाँ तक? यस सर। डिस्टेंस बराबर रहती है ना ऑब्जेक्ट और इमेज की। यस सर। तो एक ट्राइंगल बनाऊंगा मैं, ध्यान से समझना। एक ट्राइंगल में बना रहा हूं जो कि है तुम्हारा बी, यानी आईज जहां पे है ए डैश और बी डैश, ठीक है। और ध्यान से देखो ये मिरर बीच में इंटरसेप्ट कर रहा है क्या, एक पॉइंट पी पे कर रहा है और एक क्यू पे कर रहा है, दिख रहा है? ये वाला ट्राइंगल दिखा? तो ये डिस्टेंस भी एल है, ये भी एल है, राइट। यस सर। तो इसमें अगर सिमिलर ट्राइंगल्स लगा दिया ए डैश बी डैश अपॉन पी क्यू, किसके इक्वल आना चाहिए ये? सर बी बी डैश ओवर बी क्यू। बी बी डैश अपॉन पी क्यू। Thank you. यहां तक समझ में आया? यस सर। देखो इसकी वैल्यूज रखूंगा मैं, ए डैश बी डैश तो मेरे को पता नहीं कितना है, ऐसे तो पता है मेरे को, मतलब पता निकाल सकता हूँ, पर मैं निकालना नहीं चाहूंगा, अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ए डैश बी डैश को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। पी क्यू मुझे पता है कितना है क्योंकि मैंने लिया है वेरिएबल एक्स, एक्स। इक्वल्स टू बी बी डैश कितना है, बी बी डैश कितना है, 12 प्लस एल, कितना हो गया 2L 12 डिवाइडेड बाय
बी क्यू कितना है, बी क्यू देख के बताओ। L. बी क्यू एल है, तो क्या एल से एल कट गया? Yes. तो यहाँ पे मेरा कोई एक्सप्रेशन मिल गया ए डैश बी डैश का, Yes sir. कितना मिला? 2x। 2x. 2x. यहाँ तक सब ठीक है, समझ में आया ये? Yes sir. Yes sir. अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, नीचे वाला ट्राइंगल लेते हैं। अब नीचे वाला दिखाऊंगा मैं, अभी टेंशन मत लो। ये है बी, बी डैश, ठीक है, और सी डैश वाला दिख रहा है, बी बी डैश सी डैश वाला। आईज वाला हो गया बी, बी डैश हो गया ये वाला पॉइंट, है ना, और सी डैश उसका फीट वाला जो रिफ्लेक्शन आया था, है ना। तो इसमें हम अगर बनाए तो इसमें भी तो बनेगा ये। Yes sir. Yes sir. कौन सा था? नीचे आर था और ऊपर Q. क्यू। तो इसमें ये वाली डिस्टेंस एल थी दोनों, Yes sir. है ना। और क्या पता था इसमें हमें? ये वाला पता था, ये डिस्टेंस वाई थी, क्यू आर Yes वाली, sir. है ना। तो इसमें भी सिमिलर ट्राइंगल्स लगा देते हैं। क्या बन जाएगा? बी डैश सी डैश अपॉन में क्यू आर Yes sir. इक्वल टू BB dash over अपॉन BQ. रिप्लेस कर दो वैल्यूज को। कितने हो गया भाई? बी डैश सी डैश तो निकालना ही है, अपॉन क्यू आर कितना है? वाई Y. इक्वल्स टू 2L by L. एल। कट गया फिर से, कितना आया? Yes बी डैश sir. सी डैश 2Y. दोनों एक्सप्रेशन याद हो गए, दोनों जो निकाले थे, Yes sir. Yes sir. राइट। अब ये बताओ मुझे कि ए डैश बी डैश प्लस ए डैश बी डैश प्लस बी डैश सी डैश, ये दोनों मिला के एच है क्या? देखो ध्यान से देखो, Yes sir. ये पूरा तो ए डैश बी डैश ये वाली हाइट और बी डैश सी डैश ये वाली हाइट, दोनों मिला के एच है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, Yes sir. हाइट ऑफ इमेज, Yes, sir. राइट। तो इनकी वैल्यूज पुट करो। ए डैश बी डैश की वैल्यू थी 2x और इसकी वैल्यू थी 2Y. इक्वल्स टू h। तो x प्लस वाई क्या आ गया? H by 2. और x प्लस वाई क्या था हमारा? साइज ऑफ, Size of mirror. ये देखो साइज ऑफ मिरर था x प्लस वाई, देखो। अरे Yes पी sir. आर था तुम्हारा, पी आर था ना टोटल, पी क्यू और आर। तो p से q तक तो x ले लिया था और x से q से r तक y ले लिया था, तो x प्लस वाई तो था टोटल साइज ऑफ मिरर। अरे हाँ ना बोलो बच्चों। Yes sir. Yes. तो आंसर आ गया h/2, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया या किसी को डाउट है? आ गया sir. Yes sir. पक्की बात? Yes sir. ठीक है, तो Yes, आज sir. हमने ऑप्टिक्स का बिल्कुल फंडामेंटल्स किए हैं, जो फंडामेंटल्स होते हैं वो हमने पढ़े हैं। कुछ ज्यादा हमने स्टार्ट नहीं किया है, आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे इसको। लेकिन अगली क्लास में हम ईएमआई का रिवीजन करने वाले हैं। क्या करेंगे हम? ईएमआई का रिवीजन। तो आप अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आएंगे, होमवर्क आपका यही है कि आपको जो हम आपका मॉड्यूल है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। स्पेसिफिकली क्वेश्चंस में बता दूंगा कौन से कर लेने चाहिए, वो कर लेना, ठीक है। पर एटलीस्ट थ्योरी रिवाइज करके आना, रिवाइज थ्योरी, ठीक है। जब क्वेश्चन हम लगाएंगे क्लास में तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। और क्वेश्चन मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने। कोई डाउट किसी को? No sir. No, जानवी, sir. Yes, sir. सर जानवी जो कुछ? लास्ट क्वेश्चन करवाया था ना हाँ बच्चा, सर, उसमें जो बोला था ना हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, हाँ तो उसका क्या यूज था? यूज क्या था? मतलब यूज तो इतना सा है कि आप जो भी मिरर लेने वाले हो वो आधी लेंथ का भी आप लोगे ना अगर, तो उससे काम चल जाएगा आपका। यानी कि एक इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट की हाइट से हाफ हाइट का मिरर चाहिए, प्लेन मिरर। तो ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है कि वो इमेज बना देगा आधी हाइट में भी। ये यूज है, बहुत जगह पे काम है। अगर आपको पता होता है ना हाफ मिरर लगेगा तो आप उतना ही मिरर यूज कर सकते हो, या आप उतना मिरर यूज करके 4 सेंटीमीटर का मिरर यूज किया और अगर पूरी इमेज आ गई तो तुम क्या समझ लोगे कि ये पक्का क्या है, 8 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आई? Yes, sir. तो ऐसे यूजेस आते हैं। और बताओ, कुछ पूछना है कुछ और? No, ओके देन दैट्स ऑल फॉर टुडे।
मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बच्चों।